स्टूडेंट्स, आज हम तृतीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जो चौथी यूनिट है उसके अंतर्गत हम कोठारी कमीशन के बारे में जानेंगे। इससे पूर्व हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के बारे में जाना था और हमने ये जाना था कि आज़ादी के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में कैसा बदलाव पाया गया। अब हम उसी बदलाव को आगे बढ़ाते हुए कोठारी कमीशन में भी इसी बात को जानेंगे। कोठारी कमीशन, जिसको 1964-66 के कमीशन के नाम से जाना जाता है, यह कमीशन के आने का मुख्य उद्देश्य था कि देश की सामाजिक मान्यताओं के अनुसार उसमें बदलाव करना शिक्षा के माध्यम से इस कमीशन का उद्देश्य था। क्या था यह कमीशन, इसके बारे में हम जानते हैं। कोठारी कमीशन, भारत सरकार ने इस कमीशन को 14 जुलाई सन 1964 को लाया था। देश आजाद होने के बाद 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने इसको लाया। इसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर DS कोठारी ने की, जिसी के नाम पर इसको कोठारी कमीशन कहा जाता है। इनका पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी था और इन्हीं के नाम को आधार मानकर इस कमीशन को, जो कि यह कमीशन आया था, इसको कोठारी कमीशन का नाम दिया गया। अब यह कमीशन का मुख्य उद्देश्य देश में बदलाव, देश की सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार लगना और शिक्षा का एक नवीन संचार करना था। अब इस आयोग के आने के पीछे, इसकी नियुक्ति के पीछे क्या कारण थे, अब हम इसके कारणों को जानते हैं। पहला कारण है देश की शिक्षा प्रणाली आधुनिक समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप हो, अनुसार हो। जो देश की शिक्षा प्रणाली है, अब देश का जो समाज है, आधुनिक समाज है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे और उस समाज के उत्थान और प्रगति के लिए यह शिक्षा काम आवे। पहला उद्देश्य इसका ये था। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य प्राप्त करना। देश के विकास के जो लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्यों को प्राप्त करने का उद्देश्य इस शिक्षा में शामिल किया गया। अब इसके लक्ष्य कौन कौन से थे राष्ट्रीय विकास के? पहला लक्ष्य है धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की स्थापना। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बनाए रखना इस शिक्षा आयोग के अंतर्गत आया है, इस कोठारी कमीशन के अंतर्गत आया है कि देश जो विभिन्न धर्मों वाला देश है, इसमें धर्मनिरपेक्ष भी बनना चाहिए और एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना की जाए। दूसरा है निर्धनता का अंत। इस आयोग का दूसरा लक्ष्य था कि देश की निर्धनता, देश की गरीबी का शिक्षा के माध्यम से अंत किया जाए और एक बेहतर शिक्षा प्रणाली का विकास करना, जिससे देश की गरीबी दूर हो। तीसरा, रहन सहन का उचित स्तर। लोगों को रहन सहन, जो लोगों का व्यवसाय, लोगों की कार्य प्रणाली, इसके लिए यह शिक्षा एक उचित स्तर तक ले जाने का प्रयास करे। अगला है आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग। शिक्षा प्रणाली को हम आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी है, उससे जोड़े रखना चाहते थे, ताकि परंपरागत जो शिक्षा प्रणाली से हम उसका सामंजस्य स्थापित करके उसको भी साथ में लेते हुए, उसको हम भूल नहीं सकते, लेकिन शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा को बेहतर ढंग से संपादित किया जा सके। अगला था पारंपरिक आध्यात्मिक मूल्यों से सामंजस्य। जैसा कि हमने जाना कि शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग तो करना ही करा है, साथ साथ पारंपरिक जो आध्यात्मिक मूल्य है, जिससे एक व्यक्ति के नैतिकता का आचरण सिखाना, व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना, जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य, जो पारंपरिक मूल्य हमको सिखाते, उनसे भी सामंजस्य स्थापित करना इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आता है। जानते हैं आयोग की नियुक्ति का तीसरा कारण है शिक्षा की उन्नति के लिए राष्ट्रीय नीतियों व कार्यक्रम लागू करना। कि शिक्षा की उन्नति के लिए कौन कौन सी नीतियों को, कौन कौन से कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए भी इस आयोग के अंतर्गत सुझाव रखा गया। अगली बात है शिक्षा पर धन व्यय करना। शिक्षा पर धन व्यय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर शिक्षा पर धन व्यय नहीं होगा तो शिक्षा की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए राष्ट्रीय विकास में एक बात पर ध्यान दिया गया कि विकास के लिए शिक्षा पर भी धन व्यय किया जा सके, ताकि शिक्षा के उन्नयन और शिक्षा की उन्नति का प्रयास किया जा सके। अगली बात है शिक्षा के क्षेत्र का अध्ययन करना।
शिक्षा के क्षेत्र का अध्ययन के अंतर्गत शिक्षा के कौन कौन से पहलू है, किन किन क्षेत्रों में इसका प्रसार किया जाना चाहिए, कहां कहां शिक्षा की जरूरत है, इसके संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे कि व्यावसायिक क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र, कृषि, उद्योग वगैरह वगैरह जो भी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आते हैं, जिससे कि शिक्षा का एक उन्नयन और शिक्षा का प्रसार किया जा सके। तो इन सब आयोग ने यह देखा गया। अब इन सब के ऊपर, इन सब पहलुओं पर ध्यान रखते हुए इसके कार्य को 12 कार्य दल एवं 7 कार्य समितियों में डिवाइड किया गया। इनको ये कार्य सौंपा गया और इन्होंने अपने इन पर विचार विमर्श करके ये जाना कि शिक्षा को देश की आकांक्षाओं के लिए, सामाजिक उन्नयन के लिए कोठारी कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उन पर कार्य करना जरूरी है, ताकि एक बेहतर और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली का विकास किया जा सके। इसी आधार पर, इसी को बात मानकर अब हम जानते हैं कि आयोग ने अपने इस कोठारी कमीशन में कौन कौन से कार्यों का प्रतिपादन किया है। सबसे पहला है शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य। देश के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है शिक्षा के माध्यम से पूर्ण किया जाना चाहिए। लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, लोगों की क्या मांग है, उनके अनुसार शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके उन लोगों के माध्यम से। दूसरा है सार्वजनिक शिक्षा। देश की शिक्षा व्यवस्था सार्वजनिक यानी कि संपूर्ण देश के एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करना। एक समान का मतलब देश के जो लक्ष्य है, देश की जो भी प्रारूप है, जो देश चाहता है, उसको जानकर एक समान शिक्षा प्रणाली हर विद्यालय में लागू की जानी चाहिए। किसी तरह का कोई भी पक्षपात इस शिक्षा प्रणाली में नहीं होना चाहिए। अगली बात है शिक्षा को समवर्ती सूची से अलग स्थान। शिक्षा को हम ये मान सकते हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, जैसे कि राज्य और देश दोनों इसके लिए कार्य करेंगे, लेकिन इसको हम समवर्ती सूची से अलग स्थान देंगे। कहने का मतलब राज्य और देश यानी कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे पर इस कार्य को नहीं थोपे, बल्कि केंद्र सरकार को इसके लिए विशेष प्रावधान है कि शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष कार्य करे और अपना आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाने का प्रयास करें। अब हम आगे जानते हैं इस आयोग के अंतर्गत कि प्राथमिक निशुल्क शिक्षा। इस आयोग ने अपना प्रस्ताव रखा है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा निशुल्क होनी चाहिए। जो ट्यूशन फीस है उसको माफ किया जाना चाहिए और इसके लिए यथाशीघ्र कार्य करेंगे। एक कमेटी गठित करके इस प्राथमिक शिक्षा को जल्दी से जल्दी निशुल्क किया जाना चाहिए। इसलिए इस आयोग ने प्राथमिक लेवल से ही शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। दूसरी बात है, अगली बात, राष्ट्रीय अधिनियम और शिक्षा नीति की घोषणा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इसके अंतर्गत जो शिक्षा नीति है उसके लिए विशेष कार्य करेगी और अधिनियमों और शिक्षा नीतियों की घोषणा का कार्य करेगी इस आयोग के अंतर्गत। अब इस आयोग ने भाषा का सुझाव दिया है और प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक भाषा के लिए क्या क्या कहा है, इसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले प्राथमिक स्तर, जो कि कक्षा 1 से 4 तक के लिए प्राथमिक स्तर के लिए मातृभाषा, बच्चे को मदर टंग, उसकी मातृभाषा में शिक्षण करवाना होगा। उसकी स्वयं की प्रादेशिक भाषा जहां पर बच्चा रहता है और उस भाषा के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि बच्चा उसको बेहतर ढंग से समझ सके और शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको पूर्ण किया जाना चाहिए। अगला है उच्च प्राथमिक, कक्षा 5 से 7। प्राथमिक के बाद कक्षा 5-7 उच्च प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रभाषा व स्वेच्छा से तीसरी भाषा, एक तो राष्ट्रभाषा जो देश की भाषा है और स्वेच्छा से जो तीसरी भाषा वो चूज करना चाहता है उस भाषा को वो चयन कर सकता है उच्च प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत। पहला मतलब प्राथमिक कक्षा में तो मातृभाषा और उच्च प्राथमिक में राष्ट्रभाषा के साथ साथ वह स्वेच्छा से अपनी तीसरी भाषा का चयन करेगा। उसके बाद आता है निम्न माध्यमिक, कक्षा 8 से 10। कक्षा 8 से 10 निम्न माध्यमिक के अंतर्गत मातृभाषा शिक्षण, एक राष्ट्रभाषा शिक्षण, तीसरा आधुनिक भारतीय भाषा, जो आधुनिक भारतीय भाषा है उसका भी वो अध्ययन करेगा और चौथे स्वेच्छा से वो चौथी भाषा का चयन करेगा। जो भाषा वह चौथे स्तर पर प्राप्त करना चाहता है उसके लिए उसको स्वेच्छा रखी गई है। तो यह है निम्न माध्यमिक। उसके बाद उच्च माध्यमिक स्तर,
उच्च माध्यमिक स्तर पर केवल वह 2 भाषाओं का चयन करेगा। जो उपरोक्त भाषाओं को हमने वर्णन किया है उनमें से केवल 2 भाषा ही वह चयन कर सकता है। तो यह इस आयोग में भाषा का प्रावधान है। इसके साथ ही इस आयोग ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया है। स्त्रियों के भी शिक्षा प्रणाली के उत्थान और स्त्रियों को आगे बढ़ाने के लिए इस शिक्षा प्रणाली में अपना सुझाव दिया है। साथ ही साथ शिक्षकों का किस तरह से विकास हो सके, शिक्षकों के शिक्षा प्रणाली वगैरह, इन सब में भी इस आयोग ने अपने सुझाव दिया है। कुल मिलाकर हम कहेंगे ये एक ऐसा आयोग था, ऐसा कमीशन था जिसके अंतर्गत देश की शिक्षा प्रणाली को बदलना और देश में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना जो राष्ट्र की प्रगति और समाज की आकांक्षाओं को पूर्ण करे और एक आधुनिक समाज के अनुसार एक आधुनिक समाज का निर्माण करना और उस आधुनिक समाज के निर्माण में शिक्षा अपना किस तरह से बेहतर योगदान दे सकती है, उसने इस कोठारी कमीशन ने अपना प्रावधान दिया है, अपने सुझाव दिया है। तो सन 1964-66 का ये कमीशन देश की शिक्षा प्रणाली में अपना विशेष स्थान रखता है और देश के शिक्षा में जो आज हम काफी हद तक जो संस्तुतियां देख रहे हैं, इस शिक्षा प्रणाली ने अपने सुझाव दिए हैं और वो हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हुए। थैंक यू। आपका गृह कार्य है कोठारी आयोग की नियुक्ति के कारण तथा इसके प्रमुख सुझाव बताइए।